आज इस वीडियो के माध्यम से महान गणितज्ञ यूक्लिड द्वारा कुछ दी गई परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे। उसके बाद में यूक्लिड ने कुछ शब्दों को सर्वथा सत्य मानते हुए उनको दो भागों में बांटा, जिनको अभिगणित कहा गया या अभिधारणाएं कहा गया। तो सबसे पहले इस अध्याय में हम यूक्लिड द्वारा दी गई कुछ परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे। जैसे सबसे पहले बातें करते हैं बिंदु की, जिसके बारे में आपने छोटी छोटी क्लास में पढ़ा है कि बिंदु है होता क्या, कहते किसे बिंदु। तो उस स्थिति में आपने पेन या पेंसिल की नोक कभी कॉपी में टिकाई होगी, देखा होगा उसको कि आपके सामने जो एक आकृति बनती है, उस आकृति में उसका न तो है लंबाई होती है न उसकी चौड़ाई होती है, और इसलिए उस आकार को नाम दिया गया वह बिंदु था। इसी प्रकार से दूसरा जो है परिभाषा जो थी वह थी रेखाखंड की। अब देखिए रेखाखंड जो होता है उसके बारे में भी आपके दो बिंदु है, कोई भी दो बिंदु, जैसे कि ये बिंदु एक ही बिंदु, और इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है निश्चित दूरी, उस स्थिति में उसको यानी कहने का अर्थ हुआ कि उसके दोनों सिरे जो होते हैं वो शांत होते हैं, इसलिए उसको कहा जाता है रेखाखंड। यदि इस रेखाखंड के दोनों सिरों को असमित लंबाई तक बढ़ा दिया जाए, दोनों ओर असमित लंबाई तक, इस प्रकार बनने वाली जो आकृति थी उसको रेखा कहा जाएगा। यानी रेखाखंड होता है, उसके दोनों सिर होते शांत होते, और उन दोनों सिरों को यदि आप दोनों तरफ दोनों दिशाओं में असमित लंबाई तक बढ़ा दें तो इस प्रकार जो आकृति बनती है उस आकृति का जो नाम था वह था रेखा। इसी प्रकार से वर्ग के बारे में आपने अध्ययन किया, लेकिन वर्ग की जो परिभाषा है वो जितना आप आसान समझ रहे हैं उतना आसान भी नहीं होती है, क्योंकि कोई बिंदु होता है, ये जैसे बिंदु है और इस बिंदु के चारों ओर और असमित यानी बराबर बराबर दूरी पर, जैसे ये कितने भी बिंदु होंगे, और इस प्रकार उस बिंदु के चारों ओर और उन बिंदुओं का जो बिंदुपथ होता है यानी समान दूरी पर निश्चित दूरी पर बिंदु होते हैं, यानी हर बिंदु जो है यहाँ से उससे समान दूरी पे होता है, और उस स्थिति में उसको कहा जाता है वर्ग। ये वर्ग का ये भाग जो होता है ये वर्ग की कहलाती है परिधि। इस परिधि पर स्थित कोई बिंदु लेते हैं, जैसे मान लीजिए इस परिधि के ऊपर मान लो आपके पास यहाँ कोई बिंदु है, जैसे मैं इसको ए बिंदु कर दूं, के अंदर जो ओरिजिन उसको ओ से नोट किया जाता है, और यदि इस ओ को और ए को आप मिला देते हैं, ए कहा था वर्ग की परिधि पर, ओ क्या है उस वर्ग का केंद्र, और यदि वर्ग की परिधि पर स्थित किसी बिंदु को केंद्र से मिलाया जाए तो मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है ये कहलाता है वर्ग की त्रिज्या। तो वर्ग की त्रिज्या की परिभाषा क्या हुई कि वर्ग की परिधि पर स्थित किसी बिंदु को केंद्र से मिलाने वाला जो रेखाखंड है वह कहलाता है वर्ग की त्रिज्या। इसी प्रकार से देखिए ये वर्ग का जो केंद्र है यानी वर्ग की परिधि पर कोई दो बिंदु ले लिए जाए, जैसे एक बिंदु ए है दूसरा बिंदु बी है, और इन दोनों बिंदुओं को मिलाया जाए और उस स्थिति में मिलाने वाला रेखाखंड है यदि वह केंद्र से होकर तो जाता है तो उस स्थिति में उसका जो नाम होता है उसको कहते हैं व्यास। तो देखिए वर्ग के व्यास की परिभाषा क्या हुई कि वर्ग की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जो वर्ग के केंद्र से होकर गुजरता है उसे वर्ग का व्यास कहा जाता है। और इसी प्रकार यदि वर्ग की परिधि पर कोई दो बिंदु जैसे पी बिंदु वर्ग की परिधि पर है, क्यू भी वर्ग की परिधि पर, यदि इन दोनों बिंदुओं को मिलाया जाए तो देखिए मिलाने वाला जो रेखाखंड है वो दोनों बिंदु वर्ग की परिधि पे स्थित है, लेकिन मिलाने वाला रेखाखंड केंद्र से होकर नहीं गुजरता है, इसलिए इसका जो नाम होता है उस नाम को कहते हैं जीवा। तो क्या हुई वर्ग की जीवा की परिभाषा कि वर्ग की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जो वर्ग के केंद्र से न होकर गुजरे उसे कहते हैं वर्ग की जीवा। इस प्रकार यूक्लिड ने कुछ जैसे समकोण की परिभाषा आप अध्ययन कर चुके हैं कि जिस कोण का नाम 90 डिग्री हो यानी 90 डिग्री कोण को समकोण कहते हैं। इसी प्रकार कोण की परिभाषा है, इनको यूक्लिड ने दर्शाया, इसलिए इनको यूक्लिड से संबंधित कुछ परिभाषा दी गई है। अब यूक्लिड ने क्या किया कि कुछ ऐसे शब्द थे जिनको उसने सर्वदा सत्य मान लिया और वास्तव में यानी बिना सिद्ध किए उनको आप सत्य कह सकते हैं,
और उन शब्दों को उन्होंने दो भागों में बांटा है, एक जिसका नाम है अभिधारणा और दूसरा जो नाम है उसका है अभिगणित। यानी यूक्लिड की अभिधारणाएं कुछ, यूक्लिड की अभिधारणाएं। और दूसरा जो है उसको कहा गया है कि यूक्लिड के कुछ अभिगणित, यूक्लिड के अभिगणित। तो सबसे पहले देखिए यूक्लिड की अभिधारणा और यूक्लिड की जो अभिगणित है, यानी कुछ शब्द थे, ऐसे शब्द थे जो सर्वदा सत्य थे, इसलिए उन्होंने उन शब्दों को दो भागों में बांटा, एक अभिधारणा और दूसरा उसने कहा अभिगणित। तो ये जो अभिधारणाएं जो थी उनका तो उसने क्या किया कि ज्यामिति का अध्ययन करने के लिए जिन शब्दों को काम में लिया उनको तो उन्होंने कहा अभिधारणा। और इसी प्रकार गणित के शब्दों यानी गणित को हल करने के लिए उन्होंने कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया, कुछ प्रयोग किया, उन्होंने उनको कहा अभिगणित। तो यहाँ पे आज क्या है कि इस वीडियो के माध्यम से यूक्लिड की कुछ अभिगणित है और यूक्लिड के कुछ अभिधारणाएं उनका आप अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यूक्लिड के अभिगणित की बातें करें तो यहाँ पे यूक्लिड के कुछ अभिगणित हैं। जैसे पहला अभिगणित क्या था कि वे वस्तुएं जो एक वस्तु के बराबर होती तो एक दूसरे के बराबर भी होती। तो देखिए यहाँ पे क्या कहा गया कि वे वस्तुएं जो एक दूसरे के बराबर होती हैं वे एक आपस में भी बराबर होती है। जैसे मान लीजिए ए कोई वस्तु है, ये ए वस्तु है वह बी के बराबर, दूसरी वस्तु जो बी है वो सी के बराबर है। तो यहाँ देखिए ए वस्तु बी के बराबर है और बी वस्तु सी के बराबर है, तो यहाँ पर ए और सी भी वस्तुएं जो है वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो इस प्रकार वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर है तो वो एक दूसरे के बराबर भी होती है। इसी प्रकार दूसरा अभिगत था कि यदि बराबरों को बराबर में जोड़ा जाए तो पूर्ण जो होगा वो भी एक बराबर होता है। इसी प्रकार से तीसरा जो अभिगत था कि बराबरों को बराबरों में से घटाया जाए तो शेषफल है वह भी बराबर होता है। वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती होती हैं, जो संपाती के बारे में आप पहले अध्ययन कर चुके हैं, वे एक दूसरे के बराबर होती हैं। यानी ठीक जैसे मान लीजिए कि ये कोई ए बी है, दूसरा जो है वो मैं पी क्यू कहूं, ये पी क्यू कहूं, और ये कहें कि दोनों के दोनों संपाती, संपाती होने का अर्थ हो गया कि पी और क्यू जो बिल्कुल जस्ट इसके ऊपर से होंगे, यानी पी क्यू भी यही होंगे। तो यहाँ पे ए बी और जो पी क्यू है वो दोनों क्या है कि बराबर होंगे। अगला जो अभिगत है पांचवा, जिसकी विश्व में कहीं भी आप किसी भी उदाहरण को लेके आप सिद्ध करना चाहें तो सर्वदा आपको सत्य सिद्ध मिलेगा, और जिसमें कहा गया है कि पूर्ण जो होता है वो अपने भाग से बड़ा होता है। कोई वस्तु पूर्ण है और यदि उसका कोई भी भाग किया जाए तो हमेशा पूर्ण वो क्या होता है कि अपने भाग से बड़ा होता है। इसी प्रकार एक ही वस्तु के जो दुगुने होते हैं, किसी भी वस्तु के दुगुने होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, और इसी प्रकार एक ही वस्तु के जो आधे होते हैं वह भी परस्पर बराबर होते हैं। इस प्रकार यूक्लिड ने इन 7 अभिगणितों को सत्य मानते हुए, जिसके बारे में आपको बताया गया कि वो 7 अभिगणित थे जिनकी हर जगह सत्यता सिद्ध की जाए तो आपको सत्य सिद्ध मिलेगा। इसी प्रकार यूक्लिड की कुछ अभिधारणाएं थी। उन अभिधारणाओं में सबसे पहले अभिधारणा वो देखिए कि एक बिंदु से होकर के और अन्य बिंदु तक आप एक सीधी रेखा खींच सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ये अभिधारणा की बातें करें यहाँ पे, जैसे कोई बिंदु है और ये कोई दूसरा बिंदु है, यहाँ यदि इस बिंदु से एक बिंदु तक आप रेखा खींचना चाहेंगे तो सिर्फ आप क्या कर सकते हैं कि केवल एक रेखा खींच सकते हैं। तो यहाँ पे इसको आसानी से यूं भी सीखा जा सकता है कि दो बिंदुओं से होकर के केवल एक सरल रेखा खींची जा सकती है। यदि आपको यूं कहा जाए कि एक बिंदु से, तो देखिए जैसे एक यहाँ पे दो बिंदुओं की चर्चा हो रही है, दो बिंदुओं की बातें हो रही है कि दो बिंदुओं से होकर केवल एक सरल रेखा खींची जा सकती है। यदि आपको एक बिंदु की बात कही जाए तो उस एक बिंदु से होकर आप क्या कर सकते हैं कि असंख्य, अपरिमित, यानी कितनी रेखाएं खींच सकते हैं। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आपको कहीं वो एक बिंदु की बात तो नहीं कर रहा है या कहीं आपको दो बिंदुओं की बातें तो नहीं कर रहा है। यदि वो आपको कह रहा है कि दो बिंदु से कितनी सरल रेखा खींची जा सकती है, उस समय दो बिंदु से होकर केवल एक सरल रेखा खींची जा सकती है। जो यूक्लिड की अवधारणा थी
इसी प्रकार यदि एक बिंदु है उससे आपसे रेखाएं खींचने के लिए कह रहा हो तो एक बिंदु से होकर के अपरिमित रूप से अनेक रेखाएं खींची जा सकती। इसी प्रकार शांत रेखा, थोड़ी देर पहले बातें हो चुकी थी कि रेखाखंड होता है उसके दोनों सिरे जो होते हैं वो बिंदु शांत होते हैं और इन दोनों सिरों को असीमित लंबाई तक बढ़ाया जा सकता है। यानी एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से दोनों ओर बढ़ाया जा सकता है, जिसको आपने रेखा की परिभाषा कही थी। इसी प्रकार किसी को भी केंद्र मान करके, जैसे अभी वर्त की बातें करी थी, वर्त की परिभाषा की चर्चा करी थी, तो इस प्रकार क्या है कि किसी भी बिंदु को केंद्र मानकर और आप किसी भी त्रिज्या से वर्त खींच सकते हैं। उन वर्तों की त्रिज्याएं हैं वो अलग अलग होंगी लेकिन उनका आकार बिल्कुल एक जैसा होगा, इसलिए किसी भी बिंदु को केंद्र मानते हुए आप किसी भी त्रिज्या को वर्त खींच सकते हैं। जैसे आपने मान लीजिए इसको केंद्र मान करके आपने 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वर्त खींचा हुआ, आप इसी को केंद्र मान करके आप 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वर्त भी खींच सकते हैं। इस प्रकार आप किसी को केंद्र मान करके किसी भी त्रिज्या का वर्त खींच सकते हैं। जो भी समकोण होते हैं, अगली जो अभिधारणा थी, चौथी अभिधारणा कि जो भी समकोण होते हैं, जैसे अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की थी कि समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण, तो उस स्थिति में 90 डिग्री जो समकोण होते हैं वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। और अगली जो पांचवी उसकी अभिधारणा थी जिसमें समांतर और प्रतिच्छेदी रेखाओं के बारे में बताया गया था। क्या होती समांतर रेखाएं, क्या होती प्रतिच्छेदी रेखाएं? तो क्या होता है कि कोई ये 2 रेखाएं और इनके ऊपर कोई एक तीसरी रेखा आके गिरे, तो यहाँ पे देखिए ये 2 सरल रेखाएं थी, इनके ऊपर अगर कोई भी रेखा गिरे तो उस स्थिति में उस रेखा के एक ही ओर बनने वाले जो अंतःकोण होते हैं, एक ही ओर अंतःकोण, जैसे मान लीजिए यहाँ पे इन अंतःकोणों की बातें करें, यदि इन अंतःकोणों का जो योग है वह 180 डिग्री के बराबर है तो रेखाएं समांतर रेखाएं होती हैं। और यदि उन कोणों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री से कम होता है, जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि ये जो कोण है वह 80 डिग्री है और ये कोण कहूं कि 100 डिग्री, अब देखिए यहाँ पे इन अंतःकोणों का योग है वह 180 डिग्री के बराबर है, तो उस स्थिति में इन दोनों रेखाओं के बारे में कह सकते हैं कि वो रेखाएं कैसी होती, समांतर रेखाएं। और यदि उन रेखाओं के एक ही ओर बनने वाले, जैसे देखिए ये रेखा है और उस स्थिति में इनको तीसरी रेखा को प्रतिच्छेद करे, तो यहाँ पे इन कोणों का अंतःकोणों का योग जो है वह 180 डिग्री से कम हो, तो उस स्थिति में वो दोनों रेखाएं जो हैं उसी ओर आगे बढ़ाने पे एक दूसरे से मिलेंगी, जहां यानी जिधर उन कोणों का योग, अंतःकोणों का योग 180 डिग्री से कम होता है, जिनको आप ये कह सकते हैं कि प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो इस प्रकार उन समांतर रेखाओं और प्रतिच्छेदी रेखाओं को आप सरलतम रूप में सीखने के लिए उसको यूं कह सकते हैं कि यदि कोई 2 रेखाएं हैं, ये ज्यादा इजी होगा याद रखने के तौर पे, ये कहा जाए कि यदि कोई 2 रेखाएं और उन 2 रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी जो होती है, ये लंबवत दूरी बीच की ये दूरी, यदि ये लंबवत दूरी हर जगह बराबर हो तो वो रेखाएं कहलाती हैं समांतर रेखाएं। और इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे 2 रेखाएं, इनके बीच की लंबवत दूरी की कल्पना करी जाए तो यहाँ पे देखिए इनके बीच की जो दूरी है इसको देखिए और यहाँ पे इनको देखिए, ये दूरी लंबवत दूरी है वो हर जगह बराबर नहीं, इसलिए इसको कहा जाता है प्रतिच्छेदी रेखा। ये रेखाएं कहलाती है कैसी रेखाएं, समांतर रेखाएं, जिसकी परिभाषा क्या हुई कि यदि 2 रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी समान हो तो रेखाएं कहलाती है समांतर रेखाएं। और यहाँ पे देखिए इनको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं, जिसको आप यूं भी कह सकते हैं प्रतिच्छेदी रेखाओं को। जैसे कहने का अर्थ हुआ कि समांतर रेखाएं जो कि उनमें कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता, यानी एक दूसरे को कहीं प्रतिच्छेद नहीं करती, जबकि प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं उनमें क्या होता है कि एक बिंदु उभयनिष्ठ होता है, यानी यूं कह सकते हैं कि इनके बीच की लंबवत दूरी बराबर नहीं होती है, इस प्रकार उनको प्रतिच्छेदी रेखाएं कह सकते हैं। तो आपने इस वीडियो के माध्यम से यूक्लिड द्वारा दर्शाई गई कुछ परिभाषाएं, जैसे बिंदु है, रेखा है, रेखाखंड है, समकोण है, समांतर रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, वर्त, इनकी परिभाषाओं का अध्ययन किया। उसके बाद में यूक्लिड ने कुछ अभिगत और कुछ अभिधारणाओं के बारे में बताया गया, जो आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया कि यूक्लिड के अभिगत क्या थे, यूक्लिड की अभिधारणाएं क्या थी, और जिससे संबंधित क्वेश्चंस जो वो आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको भेजे जा रहे हैं। आपको यानी अभिगत और अभिधारणाएं आपको विशेष इस टॉपिक में याद रखने की बातें, जिनको आप याद रखें।